नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज है हिस्ट्री का सेकेंड डे, जिसमें हम टॉपिक रखे हैं प्रारंभिक समाज, जिसमें कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम के बारे में पढ़ना है। और ये आपको लग रहा हो कि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत छोटा ये नहीं है, इसमें सब कुछ पढ़ना है। बोले तो कृषि, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के एंशियंट हिस्ट्री में आपको पाषाण काल से लेकर के वैदिक पीरियड तक आपको पढ़ना होगा पूरी तरह से, सारा कुछ। अब नगरीकरण का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसे पढ़ना होगा। पशुपालन कब शुरू हुआ, तो ये पाषाण काल में। कृषि कब शुरू हुआ, पाषाण काल में। जीवन का आयाम मतलब वैदिक पीरियड को भी आपको पढ़ना है। तो चलिए आज इस टॉपिक को लेकर के हम शुरू करते हैं। वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री में आपका सबसे पहले हुआ एंशियंट इंडिया के बारे में। तो इससे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि समझ में आएगा। और हिस्ट्री में डिवाइड किया हुआ है सारा पार्ट। तो सबसे पहला है प्राचीन भारत में आप कहा जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकेंड आ जाएगा आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जो कि आधा ऐतिहासिक काल है। और थर्ड में आ जाएगा हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल में कौन कौन आ जाएगा आपका, आ जाएगा स्टोन एज और कॉपर एज। स्टोन एज और कॉपर एज आ जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल में। और सेकेंड है आधे ऐतिहासिक काल में आपका आ जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड। तो ये भी पढ़ना आपको हम बताए थे शुरू में ही कि हमें वैदिक पीरियड तक पढ़ना होगा। और ऐतिहासिक काल में आ जाएगा आपका आयरन युग, मतलब कि आयरन एज। आयरन का खोज हो चुका था कब, ऐतिहासिक काल में हुआ था। तो आगे बढ़िए। देखिए पाषाण युग को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल, सेकेंड में है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या क्या होगा, इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ यहाँ फैक्ट्स दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में दिया हुआ है फादर ऑफ हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। भारत के प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, मतलब कि इनके जनक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले खोज किया था। और इसमें इन्होंने क्या क्या खोज किया था, तो इन्होंने इसमें सबसे पहले कुल्हाड़ी, हैंड कुल्हाड़ी का खोज किया था। देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर हैंड एक्स कहाँ पर खोज किए थे, तमिलनाडु, मद्रास और पलवरम में। आगे देखिए, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहे गए हैं। आगे, मनुष्य की उत्पत्ति एवं विकास कब हुआ था, 10 लाख वर्ष पहले। आज से 10 लाख वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति हो चुकी थी। और ये सबसे पहले मनुष्य नर वानर, इसको प्राइमेट्स भी बोला जाता था। अब देखिए आगे, प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पुराना साक्ष्य भारत में प्राप्त नहीं हुए थे, ये दूसरे देश में प्राप्त हुए थे। आगे पढ़ेंगे। अब चलते हैं पाषाण काल की ओर। पाषाण काल के बारे में हम लोग समझेंगे। पाषाण काल, स्टोन एज। देखिए स्टोन एज कब से शुरू हुआ, तो अननोन टू 8000 BC, मतलब कि ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है कि कब से शुरू हुआ है। अननोन टू 8000 BC तक इसका एज बोला जाता है। और ये है सबसे पहले पाषाण काल में पूरा पाषाण काल। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंदर हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले किसका इन्वेंशन हुआ था, तो सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ, और वो भी पूरा पाषाण काल के अंत में आग का आविष्कार हुआ था। और ये खाद्य संग्रह पर आधारित था, मतलब खाद्य संग्रहण, मतलब कि खाना को इकट्ठा करके लोग खाते थे, घुमंतु घोटिया जिसको बोलते हैं, घूम घूम करके, और ये खाया करते थे। तो ये है खाद्य संग्रहण पर आधारित थे। और साथ में ये शिकारी थे, मतलब हंटिंग करते थे, ये शिकार करते थे एनिमल का। तो इस पूरा पाषाण काल में ऐसे लोग थे। देखिए यहाँ पर मनुष्य शिकारी थे, और ये शिकार किससे करते थे, तो पत्थरों के औजार से करते थे।
यहाँ पर औजार बनाना शुरू हो गया था। और देखिए कुछ कुछ औजार भी मिले थे जिसमें यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हैंड एक्स, क्लेवर्स, क्रेपर्स, ये आपके औजार उस टाइम मिला हुआ था पूरा पाषाण काल में। सेकेंड है निम्न पूरा पाषाण काल। इसमें देखिए क्वार्टजाइट पत्थर मिला और इसका इस्तेमाल किस में किया गया? चॉपर, मतलब कि अगर उन लोग एनिमल को काटते होंगे छोटा छोटा टुकड़े में तो उसके लिए चॉपर इन लोग बनाया। और ये किस नदी के किनारे मिला है? ये सोहन रिवर के किनारे। अब और सेकेंड क्या मिला है? हैंड एक्स। कहाँ पर मिला ये? तो ये जगह आपको याद करना पड़ेगा। पलवरम में मिला और मद्रास में मिला। तो ये 2 जगह में मिला है तो आपको सब याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखिए अगला देखिए सेकेंड मध्य पूरा पाषाण काल। इसमें जैस्पर पत्थर और चर्ट पत्थर का इस्तेमाल किया गया और इसे क्या बनाया गया? फलक। फलक कल्चर भी कहा गया उस टाइम को। और ये औजार पत्थर को तोड़ करके बनाया गया पहली बार। और इससे पहले जो भी औजार बने थे जैसे पत्थर मिलते एज इट इज़ पत्थर का औजार बना करके इन लोग यूज करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा उच्च पाषाण काल। उच्च पाषाण काल में क्या क्या मिला? तो यहाँ पर देखिए ब्लेड बनाया, मतलब कितना शार्प औजार लोग बनाना शुरू कर दिया था। और फिर इस समय के आदमी लोगों को क्या बोला गया? होमोसेपियंस बोला गया। होमोसेपियंस। और मेन एविडेंसेस क्या थे यहाँ पर? तो देखिए बेलन रिवर वैली, सोहान रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैली। मेन एविडेंसेस यहीं से मिले थे, ये नदी के किनारे से। बेलन रिवर का पता चला, सोहान रिवर और नर्मदा वैली। गुफा में चित्रकारी भी मिला था पहली बार। कहाँ कहाँ? ये बहुत बार पूछा गया है कि गुफा चित्रकारी सबसे पहले कहाँ मिला है? तो भीमबेटका में। भीमबेटका भोपाल में और एमपी में यहाँ पर गुफा चित्रकारी मिला है। मध्य पाषाण काल। देखिए अब मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। 8000 बीसी से, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 4000 बीसी तक इसको माना गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या औजार मिला। अब ये मध्य पाषाण काल के औजार छोटा उससे होने लगा, साइज में छोटा, जिसको और छोटा चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो। छोटे औजार को माइक्रोलीथ कहा जाता था। और देखिए डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन कब शुरू हुआ? तो मध्य पाषाण काल में डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। फर्स्ट एविडेंसेस कहाँ मिले हैं? तो फर्स्ट में वागौर राजस्थान में और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में ये इसका एविडेंसेस मिले हैं पशुपालन का। और आगे देखिए सबसे पहले मानव कंकाल कहाँ का साक्ष्य कहाँ मिला? तो सराय नहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये सब याद करने वाला चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। अब मध्य पाषाण काल में इतना पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 4000 बीसी से लेकर के 25000 बीसी तक को कहा गया है। यहाँ पर मनुष्य ने कृषि आरंभ कर दिया था। पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू किया और नव पाषाण काल में क्या शुरू कर दिया? कृषि प्रारंभ कर दिया था। फर्स्ट एविडेंसेस कृषि का कहाँ से मिला? मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। मेहरगढ़ में क्या क्या मिला? जौ, गेहूँ, कपास। अब देखिए चावल की कृषि प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? कोल्डिहवा, इलाहाबाद और यूपी में। चावल का, गेहूँ, जौ और बारले का तो कपास का तो आप देख लिए थे कि कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले उसका मिला था। और चावल का पहला एविडेंस कहाँ मिला? तो कोल्डिहवा और इलाहाबाद और यूपी में। यहाँ पहिए का खोज इसी में नव पाषाण काल में हुआ। पहिए का खोज, पहिया क्यों बनाया गया होगा? सामान को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए पहिया बनाया गया होगा। तो ये बुर्जहोम, यहाँ पर कब्र भी मिला, मनुष्य के अस्थियों के साथ कुत्तों की अस्थियाँ। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य के साथ कुत्तों को भी दफना दिया। पशुपालन में सबसे पहले कुत्ते को पाला जाता था और कुत्ते को पाला जाता था तो फेवरेट पशु उन लोग का कौन हुआ? तो कुत्ता। तो इससे पता चलता है कि पहले के लोग ये सोचते थे कि जिसका फेवरेट है कुत्ता, जिसका फेवरेट था कुत्ता, उसके साथ वो भी जाएगा, क्योंकि वहाँ भी आगे का भी जीवन उसके साथ बिताना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में इसको बोला जाता है धातु युग। और धातु युग मतलब कि धातु का खोज हो चुका था। कौन कौन धातु का खोज हुआ था? सबसे पहले कॉपर का हुआ, उसके बाद कांस्य का हुआ, उसके बाद लौह का हुआ, मतलब लोहे का खोज हुआ। तो कांस्य युग कब से कब तक बोला गया? तो 3000 बीसी से 2000 बीसी तक।
ये कहाँ पर खोजा गया? उत्तर भारत में। कहाँ पर? गंगा घाटी, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में इसे खोजा गया। और उस समय औजार क्या था? वहाँ से क्या खोजा गया औजार? हैंड एक्स और भाले, स्टैचू मतलब मूर्ति भी वहाँ से खोजा गया। इसका अत्यधिक उपयोग सिंधु वासियों द्वारा किया जाता था। जो इसका तांबा का बना हुआ हैंड एक्स और भाले, स्टैचू भी तांबे का बना हुआ यहाँ पर प्राप्त हुआ। और इसका उपयोग सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा किए इसका प्रयोग। आगे चलिए। और कांस्य युग कब शुरू होता है? कांस्य युग किसे कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता को, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा गया है। ये 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक। और ये मोहनजोदाड़ो में एक यहाँ पर कांसे का बना हुआ डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था। आगे लौह युग, ये तुर्की में प्राप्त हुआ, इंडिया में नहीं प्राप्त हुआ। 10,000 BC से लेकर के अभी तक का बोला गया है इसे आयरन युग। अब यहाँ पर 1500 BC में इसका इन्वेंशन कौन किया था? ईरान ने किया था। और इंडिया में 1000 BC में इसका खोज हुआ है। इंडिया में 10,000 BC में इंडिया में खोजा गया। तो कहाँ पर हुआ आयरन का खोज इंडिया में? तो आयरन का खोज यहाँ पर अंतरजी खेड़ा और यहाँ पर यूपी में, अंतरजी खेड़ा और यूपी में इसका खोज हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और ये कब से शुरू हुआ? ये हुआ आपका शुरू होता है यहाँ पर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आधे ऐतिहासिक काल, है ना। आधे ऐतिहासिक काल से प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से शुरू होता है, आधे ऐतिहासिक काल। और सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब माना गया है? तो पीछे आप लोग पढ़ लिए हैं, 2500 BC से आपका 1750 BC तक सिंधु सभ्यता। और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, तो किसको कहा गया है? इसी को। और ये अर्बन था, अर्बन मीन्स नगरीय सभ्यता, मतलब कि ये शहरी सभ्यता था। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को, मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट नगरीय सभ्यता। और फर्स्ट आपका ग्रामीण सभ्यता कौन सा हुआ? तो वैदिक सभ्यता को फर्स्ट ग्रामीण सभ्यता कहा गया। 1500 BC में यहाँ पर आर्य लोग आए थे। 1500 BC के बाद से ही यहाँ वैदिक सभ्यता को माना जाता है। देखिए हड़प्पा का खोज कब हुआ? 1826 में। 1826 में किसके द्वारा हुआ था? चार्ल्स मैसन के द्वारा हुआ था। ये अवशेष, हड़प्पा का अवशेष मिला था। और 16 अप्रैल 1853 में पहला यहाँ पर इंडिया में रेलवे ट्रैक बना था, जो कि कितने किलोमीटर के लिए बनाया गया था? तो 34 किलोमीटर के लिए बनाया गया था। और कहाँ से कहाँ तक बनाया गया था? तो मुंबई से लेकर के थाने तक, 34 किलोमीटर के लिए। और यहाँ पर देखिए जब ये ट्रैक बन रहा था उस समय इंडिया का जो जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो ये सभी पूछ सकता है। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम क्या बनवाया था? म्यूजियम बनाया था। कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में बनवाया था। और 1899 से 1905 में भारत के वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसी समय एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, जिसमें इसके अवशेष को रखा गया था। और देखिए उस टाइम जब हड़प्पा का खोज हुआ उस टाइम कौन था यहाँ का चेयरमैन भारत का? जॉन मार्शल। और इसी टाइम यहाँ हड़प्पा का खोज हुआ 1921 में। और ये इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और 1922 में इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज हुआ, किसके द्वारा हुआ? RD बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदाड़ो जो जगह था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मोहनजोदाड़ो प्लेस का खोज हुआ 1922 में। हड़प्पा सभ्यता इसे ही कहा गया है कांस्य युग। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, नगरीय सभ्यता कौन था? सिंधु सभ्यता था। और
सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता था। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में जान लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। सिटी प्लानिंग, मतलब बहुत अच्छे से सिटी का प्लानिंग किया गया था। जैसे यहाँ पर चारों तरफ से रोड, बीच में चौराहा, जैसे कि अभी होता है, उससे भी अभी से भी अच्छा। और इसके किनारे किनारे क्या था, पानी ड्रेनेज सिस्टम भी था, मतलब पानी निकासी, मतलब नाला था, चारों तरफ नाला भी था। तो सोचिए कि कितना अच्छा से शहर का प्लानिंग किया गया होगा उस टाइम। और ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम। सोचे कि उस टाइम पक्का ईंटा बनने लग गया था। देखिए यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, अभी हम बताए ड्रेनेज सिस्टम भी था यहाँ पर। और अब चलिए कब कब क्या खोज हुआ, सारा प्लेस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, ये सब पूछता है। देखिए यर है, नदी है, और खनन उत्खननकर्ता, खोजकर्ता का नाम यहाँ पर दिया गया है। हड़प्पा का खोज अभी आप पढ़े 1921 में, और कहाँ पर हुआ था, पाकिस्तान में। ये रावी रिवर के किनारे, और खोज करने वाला कौन था, दयाराम साहनी ने। सेकेंड है मोहनजोदाड़ो, ये 1922 में, और ये सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदाड़ो, और इसका खोज किसने किया था, आर डी बनर्जी। अब अगला है आपका सुत्कांगेंडोर। तो इसका खोज कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में 1927 में, और रिवर का नाम दशक। और ये कौन खोजे थे, आर एल स्टाइन है। चन्हुदड़ो का खोज कहाँ पर हुआ था, पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो पाकिस्तान में 1931 में हुआ था। ये इंडस रिवर के किनारे एम.जी. मजुमदार के द्वारा चन्हुदड़ो का खोज हुआ था। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रखिएगा। रोपड़ रंगापुर पंजाब में हुआ था 1953 में, और ये सतलज नदी के किनारे हुआ था। वाईजेड शर्मा के द्वारा खोजा गया। ये फैक्चुअल चीज़ है, ये याद करना होगा आपको। अब देखिए अगला है आपका कालीबंगा का खोज 1955 में घाघर नदी के किनारे एक घोष के द्वारा किया गया था। अगला है लोथल का खोज 1955 से 57 के बीच माना गया है। भोगवा नदी के किनारे एसआर रॉय के द्वारा खोजा गया है। बनवाली का खोज 1973 में, और ये किस नदी के, सरस्वती नदी के किनारे आर.एच. बिसट के द्वारा। अगला है आपका आलमगीरपुर, ये 1958 में इसका खोज हुआ, और ये हिंदौन रिवर के किनारे हुआ था। वाईजेड शर्मा ने खोजा इसको। अगला है रंगपुर 1931 में खोजा गया, और ये मादर नदी के किनारे, और इसका खोज किसने किया, एम.एस. भट्ट ने खोज किया है। आगे अब देखिए अगला है आपका कोट डीजी का खोज पाकिस्तान में 1935 में हुआ, इंडस रिवर के किनारे हुआ, यूसुफ अहमद खान ने खोजा। अब राखी गढ़ी का खोज 1990 में सरस्वती नदी के किनारे, और राफिज मुगल स्वराज भान ने इसका खोज किया। अब देखिए कुछ चार्ट दिए हुए हैं, जिसमें कहाँ पर किस चीज़ का खोज किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए नॉर्थ में मांडा, चिनाब रिवर, मांडा में देखिए क्या क्या खोजा गया। ये जम्मू कश्मीर के यहाँ जम्मू कश्मीर में ये प्लेस है मांडा, और 1982 में यहाँ पर जगपत जोशी और मधुबाला इसका खोज किया था। ये यहाँ पर क्या क्या खोज हुआ, मिट्टी के बर्तन, मतलब हड़प्पाकालीन मृत भांड यहाँ पर खोजा गया था। यहाँ पर देखिए ईस्ट में आलमगीरपुर, ये कौन सा, हिंदौन रिवर के किनारे है, और यहाँ ये किस जगह पे, मेरठ उत्तर प्रदेश 1958 में वाई.डी. शर्मा द्वारा खोजा गया। यहाँ पर आपका रोटी बेलने की चौकी और कुछ कटोरे की साक्ष्य मिला है। अब साउथ में देखिए, यहाँ पर साउथ में आपका दैमाबाद कहाँ पर है, तो गोदावरी नदी के किनारे यहाँ पर क्या खोजा गया, तो यहाँ पर आपका ये किस जगह पे है, महाराष्ट्र में, अहमदनगर महाराष्ट्र। कब्रें मिला है यहाँ पर, उत्तर से दक्षिण की ओर लेटाए हुए। अभी तो कब्र में दक्षिण से उत्तर की ओर लेटाया हुआ जाता है, तो उस टाइम उत्तर से दक्षिण की ओर लेटाया जाता था। कब्रों को पकी ईंटे से ढका जाता था, तो यहाँ पर कब्रों को पकी ईंटे से ये ढका जाता था। अब देखिए वेस्ट में
सुतंका गेडोर, सुतका गेडोर, इसमें आपका दशक रिवर, यहाँ पर कोई भी मुहर प्राप्त नहीं था। ये पाकिस्तान में था, कोई मुहर प्राप्त नहीं था। इसका दुर्ग फोर्ट एक प्राकृतिक चट्टान पर है। दुर्ग फोर्ट मतलब कि जहाँ सबसे ऊंचा इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक पार्ट दुर्ग था और एक था निचला पार्ट। निचला पार्ट में मतलब कौन लोग रहते थे? कारीगर लोग रहते थे, सैनिक लोग रहते थे। और दुर्ग में कौन कौन रहता था? तो पुरोहित लोग होते थे, जो कि पूजा पाठ ये सब करते थे। हम धार्मिक कार्य करते थे उन लोग, वे लोग रहते थे दुर्ग पर। और ये इसका खोज किसने किया? 1927 में R.L. स्टैने ने। ये था कुछ फैक्ट। यह हड़प्पा में क्या क्या चीज़ मिला हुआ है। तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ी इमारत इसका कौन था? तो 12 रूमों का अनागार, मतलब कि 12 रूम में अनाज रखा हुआ जाता था। 12 रूम बनाया हुआ था, अनागार 12 रूम का अनागार यहाँ पर मिला है। ये सबसे बड़ा इमारत हड़प्पा का बोला जाता है। और प्रमुख फसलें यहाँ का था जौ और गेहूँ था। एक कब्रिस्तान भी यहाँ पर, जिसको R37 कहा गया है, ये कब्रिस्तान भी हड़प्पा में मिला है, जिसमें 57 कंकाल मिले थे, 57 स्केलेटन्स मिले थे यहाँ पर। अब यहाँ और भी यहाँ चीज़ मिला है, उर्वरता की देवी की मूर्ति यहाँ पर मिला है। मतलब कि ऐसा देवी का मूर्ति मिला है जिसमें दर्शाया गया कि पेट से पेड़ निकल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर प्रकृति को भगवान माना जाता था। उससे पता चलता है कि यहाँ पेड़ पौधे को भगवान मानते थे इन लोग, प्रकृति की देवी, उन्हीं को पूजा जाता होगा। अब मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में देख लिए क्या क्या मिला, मोहनजोदाड़ो में देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मृतकों का ढिलाई इसे कहा जाता है। और यहाँ का बिगेस्ट जो इमारत था वो था विशाल अनागार। और इससे भी बिगेस्ट था आपका यहाँ का स्नानागार। इससे भी 20 साल, देखिए आगे में है, इससे भी 20 साल सबसे विशाल जो माना गया है मोहनजोदाड़ो का, वो है स्नानागार। सबसे प्रसिद्ध इमारत यहाँ का स्नानागार। अब यहाँ क्या मिला है? नटराज की मूर्ति, लॉर्ड शिवा, नटराज मिला है जिसमें लॉर्ड शिवा है। स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ का भी यहाँ पर स्टैचू मिला है, जो त्रिमुखी शिव का रूप, सिर पर सिंह भी है इनका। पशुपतिनाथ की मूर्ति, जो कि लॉर्ड शिवा का ही रूप माने जाते हैं। और इसमें 6 जानवरों की आकृति बना हुआ है, 5 प्रजाति है इसका। कौन कौन है? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। दाईं तरफ एक बाघ है, एक हाथी है, और बाईं तरफ एक भैंस, एक गेंडा और 2 हिरन। बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से पूछ देता है कौन सा जानवर का प्रयोग नहीं किया गया है या किया गया है, इस तरह से पूछ देता है। ऐसा नहीं में होगा, और एक कोई इसमें से अलग जानवर का नाम दे देगा। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए, जो लॉर्ड शिवा ये पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, उसके नीचे पैरों के नीचे 2 मोर भी लगे हुए थे। मतलब एक मोर भी, पक्षी में मोर भी था यहाँ पर, तो मोर को भी काउंट कर लीजिएगा। आगे देखिए, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। और मोहनजोदाड़ो में बहुत ज़्यादा कुछ मिला हुआ था। तो यहाँ पर पुरोहितों की मूर्ति भी मिले हुए हैं। पुरोहित मतलब उस टाइम जो धार्मिक कार्य किया करते थे, उन्हीं को पुरोहित कहा गया है, पूजा पाठ वगैरह। एक नर्तकी की मूर्ति मोस्ट फेमस है, जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ था। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो में, जो पहले भी पढ़ लिए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह मूर्ति कांस्य द्वारा निर्मित है। एक मुहर पर नाव का चित्र भी मिला है, और स्वास्तिक का सिंबल भी मिला हुआ है। प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य भी मिला है। मतलब कि प्रत्येक मकान है, एक सब मकान में कुआं का साक्ष्य भी मिला, मतलब कुआं हुआ करता था वहाँ पर। अब हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ लिए। अब यहाँ 3rd नंबर हम लोग किसका पढ़ेंगे? तो चन्हुदुरो के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा स्थल था जो सिर्फ एक ही स्थल था यहाँ का, जो ग्रामीण स्थल था। बाकी तो सारा था अर्बन, मतलब कि नगरीकरण हुआ था। वहाँ पर एक भी दुर्ग नहीं मिला, यहाँ पर दुर्ग नहीं था, कोई भी ऊंचा टीला यहाँ पर नहीं मिला, ऊंचा स्थान यहाँ पर नहीं था, सब नीचा था। और गोले ईंटे का साक्ष्य मिला, जो कि कच्चे ईंटे थे। गोले ईंटा का मतलब गोल साइज का
ऐसे तो यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का ईंट होता है, लेकिन यहाँ पर गोल ईंटे का साक्ष्य मिला, वो भी कच्चे मिट्टी का था, वो पका हुआ नहीं। गोल ईंटों का साक्ष्य, कच्ची ईंटें। यहाँ पर और क्या मिला, लिपस्टिक मिला, चूड़ियों का साक्ष्य मिला। बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ते का चित्र भी मिला है, कुत्ते की पंजों का चिन्ह भी मिला है यहाँ पर, इस तरह का वहाँ पर चिन्ह भी मिला है, कहाँ पर, चन्हुदड़ों में। और यहाँ पर आपका मन के बनाने का कारखाना भी यहीं पर, मन के बनाने का कारखाना भी यहीं पर मिला है। आगे देखते हैं, आगे अगला है लोथल। 4th नंबर लोथल है। हम लोग चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पढ़े, लोथल 4th नंबर। पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ये सभ्यता में क्या मिला, पहला बंदरगाह मिला। बंदरगाह के बारे में तो आपको पता है किसको बोलते हैं, पोर्ट। अब यहाँ पर पारस की मुद्राएं मिले, मतलब कि पर्शियन करेंसी मिला यहाँ पर, और चावल का दाने भी मिले थे यहाँ पर, चावल के दाना, एक मम्मी का साक्ष्य, मम्मी मतलब कि कंकाल, मतलब कि बिना दफनाए ऐसे ही रूम में रख दिया जाता था। तो यहाँ पर मम्मी का साक्ष्य भी मिला है। एक ऐसा भवन जिसका मुख्य द्वार सड़क की तरफ खुल रहा हो, वहाँ का ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो यहाँ का व्यवस्था था, यहाँ जो भी घर हुआ करता था उसका दरवाज़ा रोड के किनारे नहीं खुलता था। लेकिन ये चन्हुदड़ो जो एक ऐसा, यहाँ पर पारस की मुद्राएं और चावल का साक्ष्य मिला, और मम्मी का साक्ष्य मिला यहाँ पर, और एक ऐसा भवन जिनका द्वार मुख्य सड़क की ओर खुलता था। मतलब कि ऐसे तो सारे जितने भी प्लेस यहाँ के थे, स्थान थे, यहाँ का ऐसा व्यवस्था बनाया गया था जैसे कि चारों तरफ से रोड है, बीच में चौराहा है और इधर घर हुआ करता था, लेकिन किसी का भी रोड के किनारे इसका दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था। लेकिन लोथल एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर लोथल में इस तरह का पाया गया, नहीं तो सबका दरवाज़ा पीछे के साइड में खुलता था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। अगला है बनवाली। बनवाली एकमात्र स्थान जहाँ जल निकासी विकसित नहीं था, मतलब ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नहीं था। बाकी तो आप पढ़े हैं कि सिंधु सभ्यता में ड्रेनेज सिस्टम था, नाला बना हुआ था। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हम पढ़ेंगे। कालीबंगा में काली मिट्टी का चूड़िया मिला था। कालीबंगा से याद रखेंगे, काली मिट्टी का चूड़िया, जोते हुए खेतों का साक्ष्य, मतलब जो खेत था वो जोता हुआ खेत का साक्ष्य यहाँ पर मिला। हल का साक्ष्य मिला। हल जानते हैं ना, ये खेत का जुताई के लिए होता है। हल का साक्ष्य मिला। अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य मिला, मतलब इससे समझ में आता है कि उस समय हवन या पूजा हुआ करता था, तो हवन कुंड यहाँ से मिला है। इसका राजधानी, 2 प्रशासनिक राजधानी कहा गया, जिसका नाम है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो ये 2 प्रशासनिक राजधानी था, जिसको जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। वाणिज्य राजधानी किसे कहा गया, तो लोथल को, वाणिज्य राजधानी लोथल को। अब यहाँ देखिए, नगर नियोजन व्यवस्था था यहाँ पर, ये तो आपको पता है। पक्की ईंटें का इस्तेमाल होता था, जिसका देखिए ये 4:1 का रेशियो में इसका होता था। मतलब कि 4:1 कहने का मतलब है कि ये जो पार्ट है, लंबाई जो होता था इसका, लंबाई कैसा, ये 4, तो ये था आपका ये चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई 2, और ये जो इसका मोटाई जो हो गया आपका, ये मोटाई हुआ करता था। अच्छे से बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये ईंट है, ईंट तो ऐसा ही होता है। ये जो पार्ट है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक 4, ये इधर का 2, और ये जो चौड़ाई 1, मतलब रेशियो इसका ऐसा होता था। इस तरह का रेशियो इसका हुआ। और देखिए, अब इसका यूज जैसे कच्ची ईंटें का यूज क्या, रक्षा दीवार, मतलब कि मोटा सा दीवार बनाया जाता था कोई भी मकान के आगे, ताकि कोई भी उस पर हमला आसानी से ना कर सके। सड़क था, सड़क के लिए कच्ची ईंटें का उपयोग किया जाता था, और प्रवेश द्वार कच्ची ईंटों का प्रयोग करके बनाया जाता था। पक्की ईंटों का यूज था, विशाल भवन बनाया जाता था,
अलंकृत ईंटें मतलब जिसमें नक्काशी किया हो, कुछ चित्रकारी किया हुआ हो, तो वो एकमात्र स्थल था कालीबंगा जहाँ पर मिला था। और इसका यूज था फर्श बनाने में। देखिए इसका यूज था फर्श बनाने में। अब आगे है एल आकार का जो ईंटें थे उस कॉर्नर बनाने में। अब देखिए मान लीजिए कि कॉर्नर को कैसे, कॉर्नर तो ऐसे ही होता है ना, इसी तरह का होता है ना कॉर्नर, तो ये इससे कॉर्नर बनाने में सोचिए किस तरह का ईंटें भी बनाए जाते थे। पनीदार ईंटें नालियाँ बनाने में यूज किए जाते थे। एकमात्र स्थल वक्राकार ईंटा मिला था, गोल ईंटा, जो कहाँ पर था, तो ये था चन्हुदड़ो में गोल ईंटें मिले थे। और ये भी कच्चे ईंटें थे, पके हुए नहीं थे। बारे में देखिए यहाँ पर सिटी प्लानिंग में आपका पश्चिमी टीला अधिक ऊंचा पर, जिसको दुर्ग कहा गया, ये तो अभी पढ़े थे। और पूर्वी टीला, जैसे कि यहाँ पर इस तरह का, यहाँ पूरब यहाँ पश्चिम, इधर था आपका दुर्ग और इधर क्या था, पूर्वी टीला को ये नीचे में से था। और पूर्व में कौन रहते थे, तो पुरोहित रहते थे। और इधर कौन कौन रहते थे, तो यहाँ पर नागरिकों, शिल्पकार, नागरिक, सैनिक और अन्य कर्मचारी लोग निचला टीला पर रहते थे। तो ये था। और पुरोहित वर्ग का क्या काम था, तो ये धार्मिक, और इन लोग रहते थे जहाँ ये ऊंचे जो दुर्ग था, इसको ये दोनों का धार्मिक स्थल माना जाता था, धार्मिक, जहाँ पर पूजा पाठ होता था। अगला है धौलावीरा, जो कि गुजरात में, धौलावीरा में किस तरह का नगर था, दुर्ग टीला भी था, मध्य नगर भी था और निचला टीला भी था। ये एक सबसे ऊंचा था, एक सबसे नीचा, एक मध्य का भी था। ये आपका कहाँ, ये धौलावीरा भी इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पर इससे क्वेश्चन बनता है। वास्तुकला, प्रत्येक मकान में बाहर पक्की ईंटें से बनी हुई होती थी। पक्की ईंटों से क्या, यहाँ पर नाला बना हुआ रहता था, ड्रेनेज। तो ये था। यहाँ देखिए मोहनजोदाड़ो में नगरीकरण कैसे हुआ था, ये थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखिए मोहनजोदाड़ो, प्रत्येक मकान में एक कुआं होता था। प्रत्येक घरों के अंदर कमरे, रसोई, स्नानागार, आंगन हुआ करता था। कृषि, यहाँ पर चावल से इन लोग परिचित थे, चावल का खेती करते थे यहाँ पर। और वो था लोथल और रंगपुर में। अब मुख्य फसल क्या था, जौ और गेहूँ, ये तो पहले भी पढ़े, उसी को यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। कहीं भी गन्ने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। विश्व में सबसे पहले सिंधु वासियों ने ही कपास की खेती किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग पशुपालन पर चलते हैं। पशुपालन कहाँ शुरू हुआ था, तो यहाँ देखते हैं। हाथी और घोड़े से परिचित थे, लेकिन इन्हें पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं मिला है। पालतू यहाँ पर नहीं बनाया गया था इनको। और सुरकोटा, हाथी के साक्ष्य मिले हैं, सुरकोटा में हाथी के साक्ष्य मिले हैं। लोथल में घोड़े का साक्ष्य मिला है। और बैल, यहाँ पर बैल का भी आकृति मिला है। अब देखिए आगे, गाय का साक्ष्य कहीं नहीं मिला हुआ था, यहाँ पर कहीं गाय का भी नहीं और ना शेर का साक्ष्य मिला है। अब करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा क्या था, यहाँ कोई मुद्रा नहीं था, यहाँ बार्टर सिस्टम यूज होता है। बार्टर सिस्टम का मतलब एक सामान को हम दिए, जैसे चावल उसको दिए, तो चावल के बदले में अगर उससे हमको कोई बर्तन मांगना है, तो चावल के बदले उससे हम बर्तन ले लिए। तो इस तरह से ये बार्टर सिस्टम यूज हुआ करता था वहाँ पर। और मुद्राएं लोथल में पाए गए, और ये पर्शियन मुद्रा पाया गया था। और इस सभ्यता में मुद्रा तो कहीं नहीं मिला था, बार्टर सिस्टम, और सिर्फ लोथल में मिला था। तो पारस की मुद्राएं मिले थे, पर्शियन मुद्रा मिला हुआ था वहाँ पर। स्क्रिप्ट तो मिले हुए थे, लेकिन स्क्रिप्ट मतलब कि लिपि मिला हुआ था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, उस पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए। बहुत तरह का चिन्ह मिले थे, ऐसे मिला था, कहीं ऐसे मिला था, कहीं इस तरह का मिला था। बहुत सारे लिपि मिले, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। लगभग 64 तरह का यहाँ पर सिंबल मिले थे लिपि का, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया। और ये राइट से लेफ्ट की ओर और लेफ्ट से राइट की ओर भी लिखा हुआ मिला, लेकिन पढ़ने में सक्षम नहीं हुए। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके बाद ही कुछ समय बाद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो गया, और उसके बाद 2 से 2.5 साल तक कोई भी यहाँ पर सभ्यता
का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। 250 साल के बाद अब शुरू होगा आपका वैदिक सभ्यता। तो आगे हम अगला क्लास में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और इससे हम लोग MCQ करेंगे, PYQ भी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये सारे जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है और इससे बाहर नहीं आएगा। आप MCQ PYQ लगा करके देख लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।